हो गया आगाज रण का, जुग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, अगर आपने जो है एक साल बहुत बेहतरीन ढंग से साइंस का रिवीजन किया है, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है, तो आज का ये हमारा छोटा सा जो वीडियो है, इसमें मात्र कुछ 30-35 मिनट के भीतर हम आपको साइंस के जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको कंसेप्ट वाइज आपको जो है उसके पीछे का रीजन और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए आखिरी कील साबित होगा। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि कार्बन की परमाणु संख्या है। आप याद रखिए आवर्त सारणी में कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान आपका 12 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 होता है। इसके परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बनाता है और आभासी बनाता है। इसके बाद आप समतल दर्पण को भी याद रखेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण जो होता है ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब भी आभासी बनाता है, लेकिन आभासी सीधा बनाता है लेकिन वस्तु के बराबर बनाता है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु के आकार का बनेगा। एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण, यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अवतल दर्पण जो होता है ये वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है और काल्पनिक बनाता है। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनाएगा और उल्टा ही बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा और बराबर भी बनाएगा। एक अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बना सकता है, बड़ा भी बना सकता है और बराबर बना सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु को आप कहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनाएगा और समतल दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब हमेशा ही बराबर बनाएगा। इसके बाद आपसे जो है गोलीय दर्पण का आवर्धन पूछा है। गोलीय दर्पण का आवर्धन बराबर होता है m बराबर हो जाएगा आपका -v/u। आवर्धन का मतलब होता है h'/h। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात तो क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन आपको ये बतलाता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है। और यदि आपका m का मान 1 आएगा मतलब कि जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बना है। यदि आपका m का मान 1 से छोटा है इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, और यदि m जो है 1 से बड़ा है इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जो आपका दर्पण होता है उसमें आप याद रखिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस दूरी आपसे पूछा जाएगा। हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आप याद रखेंगे कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो उसकी फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये क्या होता है? धनात्मक होता है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी हमेशा ही क्या मिलेगा? आपको धनात्मक मिलेगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों के आंखों में आंखें डालकर बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। हम बार बार कह रहे हैं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए आखिरी कील साबित हम करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, अल्कोहल का आपसे जो क्रियात्मक समूह पूछा है। याद रखेंगे अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। यदि आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछेगा तो RC�AA होगा। यदि आपसे एल्डिहाइड का पूछेगा तो CHO होगा। इसी तरीके से आप कुछ ग्रुप को याद रखेंगे। यदि आपसे ईथर का पूछता है तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन बीच में रहेगा और दोनों तरफ ये भाई साहब जुटे हुए रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं, पूछता है कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो वो आपका अवतल लेंस का उपयोग करता है। और याद रखें कि अवतल लेंस को अपसाई लेंस भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसाई लेंस। यदि किसी व्यक्ति को जो नजदीक दिखाई दे रहा है ना ही दूर वस्तु दिखाई दे रहा है, मतलब उसको जरा दृष्टि दोष है, तो उसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही एक्सिस में देख रहा है, ऊपर देखेगा तो नीचे नहीं दिखाई देगा और नीचे देखेगा तो ऊपर नहीं दिखाई देगा। मतलब होता है तर्कुल देखना है तो ऊपर देखेगा तो नीचे वाला नहीं देख पाएगा, नीचे देखेगा तो ऊपर वाला दिख पाएगा। ऐसे में वो जो है इस दृष्टि दोष को बोलते हैं अभिदुक्ता दृष्टि दोष। इसमें जो है बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बाद जो कुछ आप हाइड्रोकार्बन को समझेंगे।
हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा जाता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखेंगे अल्केन का फॉर्मूला याद रखेंगे CnH2n+2 होता है, समझ रहे हैं। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है ये कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 ज्यादा होता है। मतलब इसमें आप याद रखिएगा इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्काइन का फॉर्मूला याद रखिएगा ये होता है CnH2n, इसमें आपका कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। और ये याद रखिएगा अल्कीन का होता है CnH2n, इसमें डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन जो होता है ये CnH2n-2 होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा हुआ है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे कम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ये उल्टा संबंध होता है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे कम जो है अपवर्तनांक एक आप याद रखेंगे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। लाल रंग आप याद रखेंगे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आपसे प्रकीर्णन से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश किरणों का फैलना या प्रकाश किरणों का बिखराव, समझ रहे हैं। आगे आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा मापने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विद्युत धारा मापने के लिए आप एमीटर का उपयोग करते हैं, और एमीटर जो होता है इसको परिपथ में हमेशा जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और एक आदर्श जो एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। कभी कभी आपसे देता है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत परिपथ के लिए दो बिंदुओं के बीच का क्या करता है, विभवांतर को मापता है, और इसको विद्युत परिपथ में आप याद रखेंगे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। आगे आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोध का सही मात्रक होता है, कुछ ही सही मात्रक आप याद रखेंगे। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होगा, धारा का सही मात्रक एम्पियर होगा, आवेश का सही मात्रक कूलम होगा, विभवांतर या विभव का सही मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता आप याद रखेंगे चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधकता बोलते हैं, और प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। एक याद रखेंगे चालकत्व। तो चालकत्व के सही मात्रक आपका हो जाएगा पर ओम, या इसी को हम लोग कहेंगे महो, समझ में आ रहा है। तो इसका आप जो है इसको याद रखेंगे। आगे आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का इकाई आप याद रखेंगे न्यूरॉन। ब्रिक का भी आपसे पूछा जाता है क्रियात्मक संरचना, सबसे छोटी इकाई, तो ब्रिक का क्या याद रखेंगे, नेफ्रॉन, समझ में आ रहा है। आपका जो याद रखेंगे कि लीवर जो होता है एकमात्र एक ऐसा अंग होता है जिसमें कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम कोशिका विभाजन अगर किसी आपको जो है कोशिका में होता है तो कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। इसलिए अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए तो जो है आदमी जो मर भी जाता है, इसलिए आपको हेलमेट पहनने के लिए सलाह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे अम्ल का पीएच मान होता है। पीएच मान से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच किसने दिया था, पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल आपको बताता है कि कोई पदार्थ क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है। यदि पीएच मान 7 से कम है इसका मतलब कि वो क्षारीय अम्लीय है, यदि पीएच मान 7 है मतलब कि वो आपका उदासीन है, और यदि पीएच मान 7 से अधिक है मतलब कि वो विलयन क्या है, वो पदार्थ आपका क्षारीय है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ पूछा कि धोने का सोडा बताइए, कुछ फॉर्मूलों को याद रखेंगे। धोने का सोडा, धोने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं वाशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला रखेंगे, याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने का सोडा, कौन सा सोडा, खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखेंगे जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट .2H2O, यही सब बनता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें से 1.5 जल के अणु को निकाल देंगे, हाफ H2O। देखिए दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है। ऊपर वाला आपका जिप्सम है, ये वाला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें 2
जल के कितने अणु हैं? 2, इसमें आपका आधा है, तो ये तो आप याद कर लेंगे। इसके बाद आप याद रखेंगे यूरिया का फॉर्मूला पूछता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। और यूरिया किसने बनाया था? बोहलर ने बनाया था। यूरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके बाद विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखेंगे CaOCl2। समझ में आ रहा होगा? उम्मीद है आप इन सारे फॉर्मूलों को याद रखेंगे। 1 2 3 कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे यहाँ से। आगे जो है आपसे जो कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, इसको प्रतिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण का नाम है विद्युत मोटर। आप डायनेमो याद रखेंगे, डायनेमो जनरेटर का एक छोटा सा फॉर्म होता है, तो डायनेमो इसका अपोजिट काम करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर आपका विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे आप देखेंगे लेंस सूत्र पूछता है। लेंस सूत्र पूछता है, तो लेंस सूत्र का मतलब होता है 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है ना? इसके बाद लेंस में भी आवर्धन होता है, ये v/u होता है। दर्पण में और लेंस में दोनों का आवर्धन लगभग सेम होता है। दर्पण में आपको यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आता है और लेंस में यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी उपस्थिति का पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। और जैसे कि आप याद रखेंगे कि मनुष्य हम लोग का जैसे रक्त होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण हम लोग का रक्त क्या होता है? लाल होता है। इसके बाद मुझे पूछा कि जिंदगी में सबसे भारी धातु का नाम बताना है, तो सबसे हल्की धातु तो आपका लिथियम हो जाएगा। अब सबसे भारी धातु आपका क्या हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। इसके बाद दिया द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक आप याद रखेंगे, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। या फिर डार्विन के द्वारा लिखा गया है। डार्विन ने अपने प्रयोग में कौन से पौधा को लिया था? तो आप याद रखेंगे मोटर के पौधे को लिए थे। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपको पता है प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। निर्वात के बाद आप याद रखेंगे कि द्रव में होता है। द्रव के बाद आपका ठोस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ये चीज बिल्कुल बदल जाता है आपके लिए ध्वनि के लिए। ध्वनि का स्पीड सबसे ज्यादा ठोस में, इससे सबसे ज्यादा ठोस में, इससे कम आपका होता है द्रव में, इससे कम होता है गैस में, और सबसे कम होता है आपका निर्वात में। तो बिल्कुल नहीं होता ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। तो आप याद रखेंगे इसको जो है। आगे याद रखेंगे कि मनुष्य में ब्रीक निम्न से किससे संबंधित है? ब्रीक जो है किडनी, ये उत्सर्जन से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है विभवांतर गैसीय मात्रक। विभवांतर गैसीय मात्रक वोल्ट होता है। ग्लूकोज का आपसे रासायनिक फॉर्मूला पूछा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेंगे C6H12O6। आपसे सुक्रोज का भी पूछता है तो C12H22O11। इसके अलावा कहा है कि किस प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। और आगे जो आपसे पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित बिंदु पर खींचा गया किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप याद रखेंगे अपवर्तन के नियम याद रखेंगे, दूसरा नियम जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। इसको आप जो है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? बैटरी से हमेशा ही डीसी जो है दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आवर्त सारणी देखिए। यह आपका आधुनिक आवर्त सारणी होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोसले ने किया था। मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया है, ये आपको जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम से जैसे आवर्त सारणी को सजाया है। इनके पहले मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी को बनाया था। उन्होंने आधार क्या माना था? परमाणु द्रव्यमान। ये आप इसको याद रखेंगे कि ये पहला वर्ग होता है, ये पहला वर्ग को हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं।
इसमें आप याद रखिएगा ये जो है डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोलते हैं। और ये आप याद रखेंगे कि आप इसमें याद रखेंगे जो आपके ये 18वें वर्ग होते हैं इनको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं। वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं इनको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। तो आप इसमें कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोस्ले ने बनाया। इनके पहले अब उन्होंने जो बनाया था तो किस आधार पर बनाया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। और उनके पहले किनके द्वारा बनाया गया था, मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव ने क्या आधार माना था, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ही अपना आधार माना था। आवर्त सारणी में आपको एक बात ये भी याद रखना है कि ये 36 कतारें होती हैं, इनको आवर्त बोलते हैं। और जो आपको ऊर्ध्वाधर जो है ये वर्टिकल जो लाइंस होती है इनको हम लोग ग्रुप या समूह कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आप इसको सोडियम याद करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा है कि मनुष्य का औशेषीय अंग पूछा, आप अपेंडिक्स याद रखेंगे। औशेषीय अंग किस याद रखेंगे, अपेंडिक्स। चिपको आंदोलन किससे संबंधित होता है, चिपको आंदोलन आपका जो वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष की रक्षा करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आगे आपसे पूछा हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो आप याद रखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड के द्वारा किया गया। और क्वेश्चन आप याद रखेंगे जैसे कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आप आवर्त सारणी में जो है देखेंगे कि जो है अभिक्रियाशीलता आपने श्रेणी को याद किया होगा, उसमें सोना चांदी ये सब जो होते हैं ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, इसीलिए आप इनको देखेंगे तो ये मुक्त अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को याद रखेंगे। आप जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम ये है कि किसी अपवर्तन का दूसरा नियम आपका होता है साइन आई बटा साइन आर। ये आपका होता है क्या, ये नियतांक होता है कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा ही एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अवर्तनांक कहते हैं। एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे, ओम का नियम हमेशा हमसे पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम आप याद रखेंगे कि ओम का नियम आपका क्या होता है, V समानुपाती I। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब नियत रखा जाए तो चालक को दिया गया विभव उस अब विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जिस हिसाब से आप विभवांतर बढ़ाएंगे उस हिसाब से धारा का मान भी बढ़ेगा। विभवांतर ज्यादा होगा धारा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समानुपाती चिन्ह को हटाते तो R आता है, R को बोलते हैं प्रतिरोध, इसे चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ पे R बराबर हो जाएगा V बटा I। यहाँ पे देखेंगे कि जिस चालक का प्रतिरोध, जिस चालक से धारा ज्यादा बहेगा उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध और धारा के बीच जो संबंध होता है ये आपका उल्टा संबंध होता है। मतलब कि जो आपके चालक होते हैं उनकी प्रतिरोध ज्यादा होता है और जो कुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोध कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि मधुमक्खी आपको काटता है तो उसके कारण आपको दर्द का आभास होता है। याद रखें कि मधुमक्खी जो होती है और जो है डंक के माध्यम से हमारे शरीर में एक अम्ल को छोड़ते हैं, जिस अम्ल को हम क्या बोलते हैं, इस अम्ल का नाम हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल। बेसिन होता है मेथेनोइक अम्ल, इसका साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण हम लोग को दर्द का एहसास होता है। और भी आप कुछ याद रखेंगे, जैसे कि आप याद रखेंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जिसका IUPAC नेम होता है, और एथेनोइक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू या संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और इस तरीके से आप याद रखेंगे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए कि मछली का श्वसन अंग पूछा है। हमारा श्वसन अंग क्या है, हमारा श्वसन अंग फेफड़ा है। नाक को मत लिखिएगा, मुंह को मत लिखिएगा। नाक और मुंह श्वसन मार्ग में इसके रास्ते से हवा वायु शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन हमारा श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। मछली का श्वसन अंग याद रखिएगा, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है जिसको हम गलफड़ बोलते हैं। और मेढक को थोड़ा सा बड़े से याद रखिएगा, मेढक छोटा छोटा जब बच्चा होता है ना तो उसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं, और उस समय वो गिल्स से सांस लेता है। अब मेढक जब जमीन पर आता है तो ये आपका फेफड़े से भी सांस लेता है। तो मेढक के छोटे छोटे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना,
शुरू में हम लोग नहीं लाते थे, तो मेढक के छोटे बच्चे को पूछने के लाते थे, बाद में पता चला बड़ा हो गया तो ये मेढक हो गया। हम समझ के लाए थे मछली, अब बड़ा हुआ तो पता चला कि ये मेढक हो गया। तो अब याद रखेंगे मेढक के जो छोटे बच्चे होते हैं वो मछली के जैसा दिखता है, इसे इसको टेडपोल कहा जाता है। और छोटी अवस्था में किसे सांस लेते हैं? गिद्ध से लेते हैं। ये उभयचर होता है, जो जमीन पे आता है किसे सांस लेता है? आपका ये आपका सांस लेता है या फेफड़ा से सांस लेता है मेढक की जमीन पर। आगे आप 2 नंबर कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। तो आप याद रखें गोलीय दर्पण को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है जब उत्तल से प्रकाश की किरण पड़ता है तो उत्तल प्रकाश किरणों को सीक उड़ाता है। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रकाश किरण जब अवतल लेंस पर पड़ता है तो ये प्रकाश किरण क्या होती है? फैलती जाती है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ओम के नियम को लिखिए। ये नियम आप जरूर याद करके जाएंगे। आगे दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। खनिज और अयस्क में अंतर याद रखेंगे। अयस्क को याद रखेंगे, गैंग का परिभाषा याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आपसे दिया है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये आपको याद होगा ही जो है। उत्सर्जन की परिभाषा से पूछ सकता है। ओजोन का निर्माण, ओजोन आप याद रखेंगे, ओजोन का फॉर्मूला में कितना होता है? O3 होता है। ओजोन का ये फॉर्मूला होता है, इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।